दोस्तों इससे संबंधित अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति, मानसून से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ चुके हैं। दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून अपना कंप्लीट हो चुका है, पिछली वीडियो क्लास में अपन इसको पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे शीतकालीन मानसून की। शीतकालीन मानसून दोस्तों, भारत में मानसून जो है, भारत में मानसून दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा शीतकालीन मानसून। हाँ बिल्कुल, 2 मानसून भारत में होते हैं। दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून का मैंने आपको समय बताया था, जून से लेकर के सितंबर के मध्य, जून से लेकर के ग्रीष्मकालीन मानसून का समय जून से सितंबर के मध्य होता है दोस्तों। जबकि शीतकालीन जो मानसून होता है, शीतकालीन जो मानसून होता है इसका समय जो है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक माना जाता है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहां पर एक बार तो समय को इंगित करेंगे बिल्कुल अंशु जी, जून से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, बिल्कुल समय को इंगित करेंगे। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीष्मकालीन मानसून का समय जून से सितंबर और शीतकालीन मानसून का समय अक्टूबर से दिसंबर, बिल्कुल। हाँ दोस्तों चलते हैं आगे। अगर बात करें शीतकालीन मानसून की, तो आज अपन शीतकालीन मानसून पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शीतकालीन मानसून है, शीतकालीन मानसून द्वारा भारत में वर्षा जो है वो कमी होती है, लेकिन शीतकालीन मानसून द्वारा दोस्तों भारत में 13% वर्षा होती है। समस्त भारत में 13% वर्षा होती है शीतकालीन मानसून द्वारा। दोस्तों जो शीतकालीन मानसून है इसका समय अभी मैं आपको बता चुका हूं, इसका समय जो है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य माना जाता है। और इसकी दिशा जो है, दिशा इसकी होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है इसकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल। नरेश जी राजस्थान में नहीं नरेश, गलत आंसर आपका। राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती नरेश। शीतकालीन मानसून द्वारा राजस्थान में 0% वर्षा होती है। राजस्थान में शीतकालीन मानसून वर्षा नहीं करता है, याद रखना। राजस्थान में शीतकालीन मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। दोस्तों राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान में जो शेष 10% वर्षा होती है वो मावठ द्वारा होती है। और मावठ या जिसको दोस्तों अपन कह सकते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। इस मानसून से बरसात नहीं होती, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है 10% वर्षा। हाँ बिल्कुल नरेश, बिल्कुल भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है ये 10% जो वर्षा है, शेष 10% ये मावठ से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। इस शीतकालीन मानसून द्वारा बरसात नहीं होती। हाँ बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ नरेश, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ से या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, न कि इस मानसून से। दोस्तों इस मानसून, शीतकालीन मानसून द्वारा 10% वर्षा होती है। कहां पर होती है ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस मानसून के द्वारा कहां पर वर्षा होती है। देखते हैं इसके लॉजिक को, समझते हैं दोस्तों। शीतकालीन मानसून दोस्तों होता यह है कि शीतकाल की अगर अपन बात करें तो शीतकाल में हमारा जो सूर्य है ये दिसंबर के लगभग, सूर्य जो है, सूर्य ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये दोस्तों मकर रेखा है, मकर रेखा। और सबको पता होगा कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और जैसे ही मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो मकर रेखा पर भयंकर गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने के कारण दोस्तों यहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। याद रखना यहां पर जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां निम्न वायुदाब होगा, और जहां पर सर्दी ज्यादा होगी वहां पर दोस्तों उच्च वायुदाब होगा। इस चीज को याद रखना।
गर्मी तो निम्न वायुदाब, सर्दी तो उच्च वायुदाब। यानी कहने का मतलब यह है कि गर्मी और वायुदाब, हाँ, तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत हैं, व्युत्क्रमण हैं। गर्मी ज्यादा होगी तो वायुदाब कम होगा, गर्मी कम होगी तो वायुदाब ज्यादा होगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बिल्कुल, गर्मी ज्यादा है, वायुदाब कम है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण साइबेरिया के आसपास में भयंकर सर्दी पड़ती है और सर्दी पड़ने के कारण दोस्तों यहां पर उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। और हवाओं की विशेषता होती है कि हवाएं जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार से ये हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। यानी जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ता है तो मकर रेखा के आसपास हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इसके ठीक विपरीत साइबेरिया में सर्दी पड़ती है, जिसके कारण उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। ये हवाएं उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, उत्तर पूर्व से आने के कारण इसको उत्तर पूर्व का मानसून कहा जाता है। सर्दियों में चलने के कारण इसको सर्दियों का मानसून भी कहते हैं, जबकि इसी को उत्तर पूर्व का मानसून कहा जाता है, उत्तर पूर्व का मानसून। और सर्दियों में दिसंबर में, अक्टूबर दिसंबर में चलने के कारण इसको शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये शीतकालीन मानसून द्वारा भारत में 13% वर्षा होती है। कहां कहां होती है वो देखना दोस्तों। इधर ये हवाएं स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं। स्थल भाग से आने के कारण अक्सर ये हवाएं शुष्क होती हैं। दोबारा से देखेंगे, बिल्कुल शीतलहर होती है, ये बिल्कुल शीतलहर होती है। स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती है, इसलिए शुष्क होती है और शुष्क होने के कारण ये हवाएं भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं, भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं। अब होता यह है कि जब ये इधर चीन सागर से होकर के ये हवाएं आती हैं तो अपने साथ में थोड़ी बहुत आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और जैसे ही भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों से टकराती हैं तो यहाँ हिमपात यानी बर्फ के रूप में बरसात होती है। हिमपात के रूप में उत्तरी पूर्वी राज्यों में वर्षा होती है। दोस्तों बिल्कुल एक तो वर्षा होती है इस शीतकालीन मानसून द्वारा, एक तो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यहां पर याद रखना हिमपात के रूप में वर्षा होती है, बिल्कुल हिमपात के रूप में, जिसका मतलब होता है दोस्तों बर्फ के रूप में, बर्फबारी होती है यहां पर हिमपात के रूप में। और जैसे ये हवाएं आगे जाती हैं बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता या नमी धारण कर लेती हैं और जैसे ही आगे जाकर के कोरोमंडल तट को राज्य की बात करें तो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ये वर्षा करती हैं तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। अगर बात करें भारत में शीतकालीन मानसून की बात करें भारत में शीतकालीन मानसून की, दोस्तों शीतकालीन मानसून द्वारा भारत में दो जगह वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून द्वारा भारत में दो क्षेत्रों में वर्षा होती है। नंबर एक उत्तरी पूर्वी राज्य, नंबर दो कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अब दोस्तों अगर दोनों क्षेत्रों की तुलना करते हैं
दोनों क्षेत्रों की तुलना करते हैं तो दोस्तों सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है कोरोमंडल तट पर। सर्वाधिक शीतकालीन मानसून द्वारा। और दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में भारत में शीतकालीन मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। और अगर तट की बात की जाए तो कोरोमंडल तट। दोस्तों बिल्कुल भारत में सर्वाधिक शीतकालीन मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। और दोस्तों इस मानसून को भारत में लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं भारत में लौटता हुआ मानसून। दोस्तों दूसरा प्रश्न जो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में लौटते हुए मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो राज्य होगा तमिलनाडु और तट होगा कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून द्वारा या शीतकालीन मानसून द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों इस चीज को आप बिल्कुल मत भूल जाना कि शीतकालीन मानसून द्वारा उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी राज्य में भी वर्षा होती है। दोस्तों दो क्षेत्र हैं ये, बिल्कुल लौटता हुआ मानसून, बिल्कुल सुमन जी, बिल्कुल लौटता हुआ मानसून के द्वारा, बिल्कुल राहुल जी, तमिलनाडु में बिल्कुल लौटते हुए मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, कि आप बताएंगे कि भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा किस महीनों में होती है? कौन से महीनों में तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मुझे महीना बताएंगे। हाँ बिल्कुल महीने बताएंगे मुझे। लौटता हुआ मानसून, अरे माउट की दिशा एक नहीं होती, माउट तो इधर से आती है। अंकिता जी माउट भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, वो भूमध्य सागर में आती है। बिल्कुल अक्टूबर नवंबर, बिल्कुल नरेंद्र जी ने सही आंसर दिया, अक्टूबर नवंबर। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सजनी चौधरी ने अक्टूबर नवंबर सही आंसर दिया है। बिल्कुल गोरू सैनी ने आंसर सही दिया अक्टूबर नवंबर में। अंकिता जी बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में भारत में, बिल्कुल नवंबर दिसंबर नहीं होगा। नीलोफर अंसारी जी नवंबर दिसंबर नहीं होगा, नवंबर दिसंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर। बिल्कुल दोस्तों भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा जो है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो अक्टूबर और नवंबर माह में होती है, अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यही कारण है कि चेन्नई में अक्टूबर नवंबर माह में बाढ़ आती है। बिल्कुल चेन्नई में अक्टूबर नवंबर माह में बाढ़ आती है। बिल्कुल अक्टूबर नवंबर। अशोक जी नवंबर दिसंबर नहीं है, दिसंबर में तो मानसून लौट जाता है, यहां से दिसंबर में तो मानसून लौट जाता है। अक्टूबर नवंबर में जब मानसून वापस लौटता है, रिटर्न जब वापस मुड़ता है ये, उस टाइम पर भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर माह में। और ये कारण है कि चेन्नई में अक्टूबर नवंबर माह में बाढ़ आती है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये तो था शीतकालीन मानसून। दोस्तों उसके बाद में अपन बात करेंगे मावठ के बारे में। बिल्कुल मावठ के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों मावठ किसको कहते हैं, देखेंगे मावठ किसको कहते हैं। दोस्तों राजस्थान में, विशेषतः उत्तरी पश्चिमी भारत, अगर भारत की बात करोगे तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा, बिल्कुल हाँ उत्तरी पश्चिमी भारत में, जिसमें अपना राजस्थान भी आता है। बिल्कुल राजस्थान भी आता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। दोस्तों मावठ द्वारा भारत में 3% वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में 10% वर्षा होती है। भारत में 3% वर्षा होती है। बिल्कुल अंकिता जी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब मुख्यतः ये राज्य आते हैं इसमें। बिल्कुल हाँ दोस्तों, बात करते हैं शीतकालीन वर्षा की, बात करते हैं मावठ की। तो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि ये अपना भारत है
और भारत में यहां पर क्या है, 35 से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर धरातल से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर तेज हवा चलती है, ऊपर चलती है धरातल से, दोस्तों धरातल से ऊपर चलती है 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पश्चिम से पूर्व की ओर एक तेज हवा चलती है, जिस हवा को कहते हैं जेट स्ट्रीम। उस हवा को कहते हैं दोस्तों जेट स्ट्रीम कहते हैं। हवा का नाम है जेट स्ट्रीम, बिल्कुल जेट स्ट्रीम। हाँ दोस्तों, ये जेट स्ट्रीम 150 से 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है जेट स्ट्रीम, बिल्कुल। दोस्तों यहां इधर यूरोप के पास में, यूरो अफ्रीका के बीच में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। और ये जो भूमध्य सागर है, ये जो भूमध्य सागर है दोस्तों, इस भूमध्य सागर में शीतकाल में कुछ चक्रवात उठते हैं। यहां पर शीतकालीन चक्रवात यहां पर उठते हैं। ये चक्रवात यहां पर बनते हैं शीतकाल में। और जो चक्रवात यहां पर बनता है दोस्तों, चक्रवात का मतलब होता है हवा का गोलाई में घूमना। इस प्रकार से हवा जो है वो गोलाई में घूमती है, राउंड में घूमती है, जिसको साइक्लोन चक्रवात कहते हैं। इसके सेंटर भाग में निम्न वायुदाब, बाहर की तरफ चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती हैं और गोलाई में घूमने के कारण नाम उसको चक्रवात रख दिया गया, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ये चक्रवात होता है जिसको कहते हैं शीतकालीन चक्रवात। और ये शीतकालीन चक्रवात उठते हैं भूमध्य सागर में। जैसे ये चक्रवात ऊपर उठते हैं, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आ जाते हैं। जेट स्ट्रीम उनको वहां से उड़ाती है और भारत की तरफ ले आती है, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आकर के यहां पर वर्षा करवा देती है। दोस्तों भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होने वाली इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। मावठ, बिल्कुल दोस्तों। हाँ, तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि भारत में शीतकालीन वर्षा, भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? तो मावठ। और मावठ किससे होती है? तो इसके 2-3 आंसर होंगे। भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात आप कह सकते हो, भूमध्य सागरीय चक्रवात आप कह सकते हो दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ आप इसको कह सकते हो, पश्चिमी विक्षोभ आप इसको कह सकते हो। विक्षोभ यानी चक्रवाती होता है दोस्तों, बिल्कुल। जेट स्ट्रीम के प्रभाव से आप इसको बता सकते हो, जेट स्ट्रीम के प्रभाव से यह वर्षा होती है दोस्तों, बिल्कुल। भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के प्रभाव से यह वर्षा होती है। हाँ दोस्तों, ये जो मावठ की वर्षा है, यह रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। रबी की फसल, और रबी की फसल में भी दोस्तों ये सबसे ज्यादा लाभदायक है गेहूं के लिए, सर्वाधिक लाभदायक है गेहूं के लिए, रबी की फसल के लिए। इसलिए रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा गेहूं के लिए लाभदायक होने के कारण दोस्तों इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल। इनको कहते हैं अंग्रेजी में गोल्डन ड्रॉप्स, हिंदी में इसको कहते हैं सोने की बूंदें। सोने की बूंदें, इन्हीं को कहते हैं सोने की बूंदे, बिल्कुल। सोने की बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स। आर के चौधरी जी, आमर वर्षा अलग चीज है जो अभी आपको बताएंगे। सोने की बूंदे हैं, बस आपको यहां पर इतना सा याद करना है कि मावठ को स्थानीय भाषा में, हाँ, मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे भी कहा जाता है। सोने की बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स, बिल्कुल। हाँ, तो एक बार दोबारा से देखेंगे। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। यह मावठ भूमध्य सागरीय चक्रवातों, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण होती है। मावठ द्वारा भारत में 3% वर्षा होती है। मावठ द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल रबी की फसल है, और मावठ द्वारा सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को होता है, जिसके कारण इसको गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे भी कहा जाता है। बिल्कुल, सोने की बूंदे। हाँ महिपाल जी, ठंडी धारा नहीं है, क्या है ठंडी धारा? दोस्तों धारा की अगर बात करें तो धारा एक जल धारा होती है। ये जल धारा नहीं, ये हवा है। इसको आप शीत लहर कह सकते हो, ठंडी हवा कह सकते हो, धारा नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल महिपाल जी,
हाँ महिपाल जी, इसको ठंडी धारा नहीं कह सकते, इसको शीत लहर कह सकते हो, लेकिन ये शीत लहर नहीं होती। चक्रवात की जो हवा होती है दोस्तों, अधिकांश चक्रवात की जो हवा होती है वो गर्म होती है, तो ये गर्म होती है, ठंडी नहीं होती। बिल्कुल ठंडी धाराएं होती हैं, जल धाराएं। ठंडी हवा आती है तो उसको शीत लहर कहते हैं महिपाल जी। बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ दोस्तों, उसके बाद में एक और शब्दावली जो मैं आपको समझा रहा हूं और वो है प्री मानसून। प्री मानसून किसको कहते हैं दोस्तों, देखेंगे। प्री मानसून दोस्तों, इसकी सरल सी परिभाषा है, सरल सी परिभाषा है कि भारत में मानसून से पूर्व अप्रैल मई के महीने में होने वाली तेज मूसलाधार वर्षा को प्री मानसून कहा जाता है। दोबारा से देखेंगे दोस्तों, दोबारा से देखेंगे। भारत में मानसून से पूर्व अप्रैल मई के महीने में होने वाली तेज मूसलाधार वर्षा को प्री मानसून कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्री मानसून। बिल्कुल, तो दोबारा से देखना, महीना कौन सा होगा, अप्रैल मई के महीने में मानसून से पहले। मानसून आता है जून के महीने में और मानसून से पहले जो बरसात हो जाती है उसको कहते हैं प्री मानसून। जैसे टेस्ट से पहले प्री टेस्ट, वैसे ही मानसून से पूर्व है प्री मानसून। बिल्कुल प्री मानसून, मानसून से पहले जून में आता है मानसून और मानसून से पहले अप्रैल मई के महीने में होने वाली तेज मूसलाधार वर्षा को प्री मानसून कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रीष्म काल के लास्ट में। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों होता ही है, विशेषतर ये जो प्री मानसून की जो वर्षा होती है दोस्तों, ये वर्षा अधिकांशतः अरब सागर के चक्रवातों से होती है। ये अरब सागर के चक्रवात होते हैं दोस्तों, अरब सागर के चक्रवातों से ये वर्षा होती है। कौन से चक्रवातों से, तो अरब सागर के चक्रवातों से ये वर्षा होती है। बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों, चलते हैं इसके अन्य नामों, स्थानीय नाम जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानीय नाम दोस्तों इसके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो नाम जो है वो बिल्कुल सभी स्टूडेंटों को याद होने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये भारत है। ये भारत, और भारत में दोस्तों ये जो वर्षा है ये यहां अरब सागर के चक्रवातों से होती है। और अरब सागर के ये चक्रवात जैसे यहां से उठ करके और सबसे पहले केरल में वर्षा करते हैं। केरल में जब ये वर्षा करते हैं दोस्तों, केरल में उस टाइम पर आम की फसल अप्रैल मई के महीने में, याद करो अप्रैल मई के महीने में यहां पर आम की फसल जो है वो तैयार होती है। बिल्कुल आम लगे हुए होते हैं, आम पकने को होते हैं और जैसे ही वर्षा होती है आम जल्दी पक जाते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, आम जल्दी पकने के कारण ये लोग केरल में इसको कहते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा, बिल्कुल आम्र वर्षा। या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो सावर, इसी को कहते हैं दोस्तों मैंगो सावर। बिल्कुल आम्र वर्षा या मैंगो सावर। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
कि अप्रैल मई के महीने में होने वाली वर्षा को केरल में किस नाम से जाना जाता है, या प्री मानसून की वर्षा को केरल में किस नाम से जानते हैं, तो आम्र वर्षा या मैंगो सावर के नाम से। बिल्कुल, या प्रश्न ये भी आ सकता है कि आम्र वर्षा या मैंगो सावर किस राज्य में कहा जाता है, तो कौन सा होगा, केरल। दोस्तों उसके बाद में जैसे ये वर्षा आगे जाती है कर्नाटक में, ये कर्नाटक, जैसे ही वर्षा आगे कर्नाटक में होती है, कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में यहां पर जब ये वर्षा होती है तो अप्रैल मई के महीने में कर्नाटक में दोस्तों कॉफी या जिसको कहते हैं कहवा, कॉफी के फूल आने को होते हैं, फूल आने को ही होते हैं कि वर्षा हो जाती है तो पेड़ों से फूल जो है वो और भी ज्यादा आते हैं, यानी पेड़ों के फूल और भी ज्यादा, पेड़ जो है वो फूलों से बिल्कुल झूम उठते हैं। इसलिए दोस्तों कर्नाटक के लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो ये फूलों की बौछार है, बिल्कुल फूलों की बौछार। दोस्तों कर्नाटक में इसको कहते हैं फूलों की बौछार, फूलों की बौछार, या इसी को कर्नाटक में कहा जाता है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार। बिल्कुल, जैसे दोस्तों ये आगे जैसे ये वर्षा होती है और ये जाती है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जैसे ये बरसात होती है, पश्चिमी बंगाल में यहाँ चावल की फसल पककर के तैयार होती है, और जैसे ही बरसात होती है चावल की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ के लोग कहते हैं हमारे लिए तो ये काल बनकर के वर्षा है। इसलिए दोस्तों ये कहते हैं बैसाख के महीने में काल बैसाखी, बैसाख के महीने में होने वाली इस वर्षा को ये लोग कहते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी। या दोस्तों इसी को ये लोग कहते हैं नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर। बिल्कुल, नॉरवेस्टर या काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल में। और जैसे ये वर्षा आगे पहुंचती है, आसाम में होती है, चाय की फसल के लिए लाभदायक होती है, और आसाम में दोस्तों इसको कहते हैं चाय की वर्षा, चाय की वर्षा। या दोस्तों इसी को कहा जाता है बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा। बिल्कुल दोस्तों ये एग्जाम में सबसे ज्यादा, ये नाम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर से दोहराएंगे, प्री मानसून की वर्षा को केरल में किस नाम से जानते हैं, तो आम्र वर्षा मैंगो सावर, कर्नाटक में फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम, पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी या नॉरवेस्टर, आसाम में चाय की वर्षा या बारदोली छेड़ा। बिल्कुल दोस्तों सभी एक बार इसको फिर से दोहरा लेंगे। उम्मीद करता हूं शायद ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप का किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेंगे, केरल में क्या कहेंगे, आम्र वर्षा मैंगो सावर, कर्नाटक में कहेंगे फूलों की बौछार चेरी ब्लॉसम, पश्चिमी बंगाल में कहेंगे काल बैसाखी नॉरवेस्टर, आसाम में कहेंगे चाय की वर्षा या बारदोली छीड़ा। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों चलो दोस्तों बात करेंगे मानसून का। मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन क्या होता है, मानसून का प्रत्यावर्तन देखते हैं। दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन नाम ही कुछ अजीब है, बाकी सरल भाषा में दोस्तों इसी को कहते हैं मानसून का लौटना। मानसून का लौटना दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है, मानसून का लौटना। बिल्कुल सजनी चौधरी जी, बिल्कुल मानसून का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। दोस्तों ये भारत में समय माना जाता है लगभग 15 सितंबर से भारत में मानसून लौटने शुरू हो जाता है, जिसको भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का
प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन काल, बिल्कुल मानसून का प्रत्यावर्तन काल जो है भारत में वो है 15 सितंबर, बिल्कुल मानसून का लौटना, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, एक शब्दावली होती है मानसून का विराम, मानसून का विराम। दोस्तों मानसून का विराम जो है ये मानसून का ठहराव होता है। ठहराव होता यह है कि कई बार अच्छा मानसून चल रहा है और बीच में अच्छा मानसून चल रहा है और बीच में अचानक मानसून रुक जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं मानसून का विराम। अगर बीच में रुक गया, बिल्कुल मानसून का रुकना अंकिता जी, बिल्कुल मानसून का रुकना जो है मानसून का विराम कहलाता है। और ये मानसून रुक जाता है जिसकी वजह होती है एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो दोस्तों, एल नीनो एक गर्म जल धारा है और ये गर्म जल धारा जैसे ही प्रबल होती है, जैसे ये गर्म जल धारा प्रबल होती है, भारत का मानसून रुक जाता है। भारत का मानसून रुक जाता है या जल्दी लौट जाता है या देरी से आता है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे चलती है ये, अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट के सारे चलती है एल नीनो, एक गर्म धारा। और ये जैसे शक्तिशाली हो जाती है दोस्तों, हमारा मानसून रुक जाता है, मानसून ठहर जाता है या जल्दी चला जाता है या लेट होता है। बिल्कुल गर्म जल धारा है अशोक जी, बिल्कुल गर्म जल धारा है एल नीनो। और जिसके कारण भारत में वर्षा कम होती है और अक्सर भारत में सूखा आता है। तो एक बार यहां पर मैं आपको बता देता हूं भारत में सूखे का मुख्य कारण, भारत में सूखे का मुख्य कारण, भारत में सूखे का मुख्य कारण। दोस्तों भारत में सूखे का मुख्य कारण है, 2-3 कारण है इसमें। नंबर 1, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता, और वर्षा की अपर्याप्तता के कारण दोस्तों भारत में अक्सर सूखा आता रहता है। बिल्कुल इस चीज को इंगित करेंगे आप। 3 कारण हैं दोस्तों भारत में सूखे के, 3 कारण हैं, 3 कारण है भारत में सूखे के। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, लिख भी सकते हो इनको। हाँ, और दोस्तों इसी के साथ में कंप्लीट होता है भारत का मानसून। बिल्कुल भारत का मानसून, इसी के साथ में भारत का मानसून होता है कंप्लीट। दोस्तों बिल्कुल यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।